नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। आज काफ़ी 4-5 दिन के लंबे गैप के बाद हम आपसे मिलने का मौका मिला है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू और कुछ पर्सनल काम होने के कारण 3-4-5 दिन हम कंटिन्यू क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, तो अब आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज से कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू या 1-2 दिन के गैप में क्लासें आपकी होती रहे। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट। जहां तक करंट पढ़ा था उसी के आगे से, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपको बता दें, संसद में काम करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है। जैसे लोक लेखा समिति होती है, संचालक समिति होती है, बजट के आकलन के लिए आकलन समिति होती है। इस पर कई समितियां होती हैं। अभी हाल ही में एक नई समिति, और इन सभी समितियों का आप बात ध्यान रखिएगा, संसद की प्रत्येक समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और संसद की जितनी भी समितियां होती हैं वो संवैधानिक नहीं होती, अर्थात उनका भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो संसद की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है, ये हम कहें संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो समिति होती है वो होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PACB जिसे बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है ना। तो इसके जो वर्तमान में चेयरमैन बनाया गया, इसके जो प्रमुख बनाया गया, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी वास्तव में कांग्रेस के विपक्ष दल के नेता हैं, या संसद में विपक्ष दल के नेता हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो भी चेयरमैन होता है वो जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसका ही नेता होता है। भारत में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। सबसे ज्यादा सांसद सदस्यों वाली पार्टी वर्तमान में भाजपा है और सबसे ज्यादा विपक्षी सदस्यों वाली पार्टी वर्तमान में कांग्रेस है। कांग्रेस है। जब भारत में भाजपा विपक्ष में थी उस समय 2014 के पहले, उस समय लोक लेखा समिति के चेयरमैन हुआ करते थे मुरली मनोहर जोशी। तो ये कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, नाम नहीं रटने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि भारत में जो दल सत्ता में होता है उससे सत्तारूढ़ पार्टी बोलते हैं, और जो पार्टी क्या करती है, सरकारी कामों का संसद में रहकर विरोध करती है, या जो विपक्ष होता है, जैसे वर्तमान में भाजपा की विपक्ष है कांग्रेस। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसकी विपक्ष थी भाजपा, ठीक है ना। तो हमेशा विपक्षी पार्टी का नेता ही PAC का चेयरमैन बनता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका प्रमुख कार्य होता है सरकार जो खर्च करती है उसके खर्चों का ऑडिट करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। लोकसभा और राज्यसभा जो मिलकर कानून बनाती है, जो खर्च करती है उसका ऑडिट करना, ठीक है ना। जो सरकारी खर्चों के प्रति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या होती है, जवाब होती है। इन बातों को समझिए आप, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बात मैं तेजी बोल रहा हूं तो आप बैक जाकर उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ी सुविधा मिलती है। 1 बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए अधीर रंजन चौधरी। इनका संबंध किस पार्टी से है, तो ये कांग्रेस पार्टी से है, और हमेशा विपक्षी दल का नेता ही PAC का चेयरमैन होता है, ठीक है ना। देखिए, इसका चुनाव क्या होता है, हर एक लाइन से, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। इसका चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। पूछ देगा इसका कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन देगा 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। आपको क्या मारना है, 1 वर्ष, ठीक है ना। 7 ना देकर 6 ऑप्शन देगा। लोग कॉमन सेंस लगाते कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य होते हैं, तो हो सकता है कि 6 वर्ष हो, गलत हो जाएगा। 5 वर्ष गेस करोगे तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप में अजूबा, और अक्सर परीक्षाओं में पूछाता है कि संसद की समितियों का कार्यकाल कितना होता है। तो संसद की समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो हर वर्ष चुने जाने मतलब क्या होगा, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नियुक्ति इसकी, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है, ज्यादातर संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति होती है। ये मैंने आपको बताया भी लेक्चर में कि संवैधानिक पद नहीं है। तो संसद समिति के जो संसद की समितियां होती हैं, इनके अध्यक्षों का या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए। अगर वो संसद की कमेटी में आएंगे तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है ना। भारत सरकार के खर्चों का अवलोकन करना, जो आपको बताए, सरकार जो खर्च कर रही है उसको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलकर एक कमेटी बनेगी, और एक कमेटी क्या करेगी, उनका अवलोकन करेगी, सुपरविजन करेगी, ठीक है। इसे कैग का मित्र भी कहा जाता है।
ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार को कैग कहां पर रखता है, संसद में रखता है, ठीक है ना। एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति ऑन बिहाफ ऑफ कैग उस रिपोर्ट को संसद में रखता है और उस पर जो बहस करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, विपक्ष दल की बहस करने की जिम्मेदारी होती है। और विपक्ष के नेता के नाते या आपका, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी के नाते अधीर रंजन चौधरी उस पर क्या करेंगे, बहस करेंगे। मैं आपको पुराना मुद्दा ध्यान दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार हुआ करती थी और मुरली मनोहर जोशी जी पीएससी कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, भाजपा विपक्षी पार्टी हुआ करती थी। उस दायरे में एक एनआरएचएम घोटाला हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक चालू की गई थी बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा योजना, और उस पर लोक लेखा समिति के जो चेयरमैन थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने प्रश्न उठाया था और उसके बाद एनआरएचएम घोटाले की जांच हुई और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, एनआरएचएम घोटाला सिद्ध हुआ। और उसके बाद आपको मालूम है फिर जनता के आक्रोश के कारण सरकार का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो भारत सरकार के खर्चों का अवलोकन करती है, इसीलिए इसे कैग का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे कैग का मित्र कौन होता है, तो कैग का मित्र कौन होता है, कैग का मित्र किसे कहा जाता है, कैग का मित्र लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर आते हैं, तो लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, 15, और राज्यसभा के कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। एक्ट 1919 के तहत पीएससी गठन कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919, अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो भारत सरकार 1919 बनाया। तो भारत सरकार 1919 में एक इसकी सिफारिश की गई थी लोक लेखा कमेटी, क्या पीएससी की पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी की सिफारिश की गई थी। और पीएससी गठन जब हुआ था वो हुआ था 1921 में, किस एक्ट के अधीन, 1919 एक्ट के अधीन। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो भारत में पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1921 में। और किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। कैग के वास्तविक प्रतिवेदन की जांच करती है, तो कैग के प्रतिवेदन, भाई इसे मित्र क्यों कहा जाता है, इसे मित्र क्यों कहा जाता है, कैग का मित्र, कैग का मित्र इसीलिए कहा जाता है, कैग का मित्र इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, कैग का मित्र कहने का जो रीजन है, द रीजन बिहाइंड दिस, वो जो प्रमुख कारण है, जो कैग जो रिपोर्ट कहां पर पेश करती है, संसद में पेश करती है, उसको ऑडिट करना या उसकी जिम्मेदारी करना किसका काम है, उसका ऑडिट करना पीएससी का काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है, ठीक है ना। और संसदीय प्रणाली का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बात ना आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या एक बार में ना समझा तो दोबारा इस बात को वीडियो को देखिए। थोड़ा टेक्निकल बात है, ठीक है ना। सरल सरल चीजें वास्तविक क्या होता है ऑनलाइन में पढ़ाई जाती हैं, इतना डीप में जाकर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है 10 लोग वीडियो देखें, लेकिन 10 लोग देखें क्वेश्चन संपूर्णतः उसको हल करें, ना कि व्यूअर्स बढ़े इसलिए लोग देखें, ठीक है। इसलिए आप उसको देखिए। देखिए अगला करंट, अभी एक सरकार है, कोविड-19 के कारण बहुत सी सरकारें अलग अलग योजनाएं प्रारंभ कर रही हैं। उसी में एक सरकार है त्रिपुरा। तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो नीलांबर पीतांबर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पुलित्जर पुरस्कार 2020, देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान पुलित्जर पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। कहां से हुई थी, यूएसए से हुई थी। कब हुई थी, 1917 में, किस देश से हुई थी, यूएसए से हुई थी। तो कहां से हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कब हुई थी, 1917 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसके अंतर्गत एक सर्टिफिकेट और $15,000 की प्रशस्ति राशि प्रदान की जाती है। $15,000 की प्रशस्ति पत्र के साथ राशि, सर्टिफिकेट हो गया, प्रशस्ति पत्र, राशि प्रदान की जाती है। ये लगभग 21 श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन इस बार श्रेणी में फोटोग्राफर श्रेणी में ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला।
जिनका संबंध भारत से है, इसलिए यही 3 नाम इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध भारत से है और भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। अब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और बल्टिस्तान कहना संबोधित कर दिया है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद संभाग कहना शुरू कर दिया है। और अब भारत सरकार का भारतीय मौसम विभाग यहाँ के जो मौसम संबंधी जानकारियां हैं वो भी देने लगा है। और कहीं ना कहीं भारत ने इस पीओके के क्षेत्र पर अपने अधिकार को पुष्ट करने के लिए ये अपने इन सब जो विदेशी सूत्र है इनके द्वारा इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुख्तार खान, यासीन डार और चुन्नी आनंद, ये तीनों प्रेस फोटोग्राफर हैं और इन्होंने जब जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में विलय किया गया उस दौरान उस समय घटनाओं की उन्होंने फोटो हैं उन्होंने दुनिया में पहुंचाने का काम किया मीडिया के द्वारा। इसलिए इनको पुलित्जर पुरस्कार में इनको सर्वोच्च फोटोग्राफर की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे क्रम में कुछ महत्वपूर्ण 2 नियुक्ति हुई है। एक मुस्तफा अल कदीमी को 7 मई को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मुस्तफा अल कदीमी को, ये पूर्व में खुफिया प्रमुख भी रहे हैं। इराक में ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है ये आपसी उठापटक को लेकर हुआ है। इसके कारण कुछ आंतरिक रीजन है, तो हमको आंतरिक रीजनों पर नहीं जाना, ना वो हमारी परीक्षा का विषय है। बस हमको इतना जाना है अभी हाल ही में इराक का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफा अल कदीमी को, पूर्व खुफिया प्रमुख है, ठीक है ना। तो ईरान के पश्चिम एक देश है इराक, और इराक में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है और भारत सर्वाधिक मात्रा में जो कच्चे तेल का आयात करता है वो किस देश से कर रहा है? 2 वर्षों से इराक से कर रहा है, ठीक है ना। पिछले साल, इसके पहले ईरान से था। पिछले साल 2019-20 में सबसे ज्यादा तेल का जो आयात किया है भारत ने, कच्चे तेल का आयात किस देश से किया है? भारत ने सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात इराक से किया है। इससे पूर्व ईरान से आयात किया था, लेकिन आपको मालूम है हाल ही में ईरान पर कुछ अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते भारत ने ईरान से तेल की सप्लाई कम कर दी और उसके बदले में जस्ट उसके पश्चिम में एक देश है इराक, उससे तेल का भारत आयात करने लगा, अपने यहाँ तेल इंपोर्ट कराने लगा, ठीक है ना। इंपोर्ट क्या होता है? जब कोई एक देश, मान लीजिए ये देश है इराक और ये देश है इंडिया, अगर भारत कोई सामान, इंडिया कोई सामान अगर इराक से मंगाएगा, भारत अगर कोई सामान इराक से मंगाएगा तो उसे हम कहेंगे आयात, मंगाना है, इंपोर्ट। और भारत कोई सामान इराक को भेजेगा, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल दवाएं, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा, मान लीजिए भारत इराक को सप्लाई करता, तो भारत क्या करेगा? भारत उस पर क्या करेगा? निर्यात करेगा, अर्थात एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन भारत अगर इराक से क्या कर रहा है? कच्चा तेल मंगा रहा है, क्रूड ऑयल मंगा रहा है, तो भारत क्या कर रहा है? तेल का आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो बेसिक बातें आयात और निर्यात लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इन बातों बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। प्रश्न दिया गया, एग्जाम में प्रश्न आया है, आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आयात आए तो आप तुरंत बात आपको मालूम हो, कोई चीज किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं तो आयात हो गया, जब कोई चीज हम दूसरे देश में भेज रहे हैं तो क्या हो गया? निर्यात हो गया। इन बातों को ध्यान रखना है। तो मुस्तफा अल कदीमी को यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, मुस्तफा अल कदीमी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है वो ये तरुण बजाज की जो नियुक्ति हुई है, इनको आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया गया है? प्रमुख सलाहकार, चीफ एडवाइजर, प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये सरकार की तरफ से आरबीआई को समय समय पर सलाह देने का काम करेंगे, ठीक है ना। और तरुण बजाज का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। अब बात आती है कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के बारे में कुछ जान लें तो सुन लीजिए। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, एक्ट 1934 कब हुई? 1935 में। स्थापना 1935 में हुई और किस एक्ट के तहत हुई? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1935 नाम का कोई एक्ट नहीं है, स्थापना 1935 में हुई है, लेकिन किस एक्ट के तहत हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है।
और आपको मालूम है 1948 तक जो ये भारत का जो केंद्रीय बैंक था आरबीआई था, ये भारत के साथ ही साथ पाकिस्तान और म्यांमार के भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। ठीक है ना। आरबीआई का शुरुआती जो मुख्यालय था कोलकाता में था, बाद में इसका मुख्यालय कहां पर हो गया, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, ये प्रश्न यदा कदा परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष या वित्त मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है, उसका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। जबकि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक मनाया जाता है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य मनाया जाता है। इन बातों को आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू करिएगा। एक बात और ध्यान रख लो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था भारत की आजादी के बाद 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये वो फैक्ट, जीके फैक्ट है जो परीक्षाओं में रिलेटेड कर पूछ दिए जाते हैं। वैसे ये दोनों अपॉइंटमेंट आपसे उम्मीद है पूछे जाएंगे, चाहे मुस्तफा अल कदीमी हो या कमर बजाज हो।